जंग अपने 21वें दिन में है और ऐसा लगता है कि ये खतरनाक होने की तरफ और खतरनाक होने की तरफ बढ़ रही है। बहरहाल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित ये भी है कि जंग के इस जंक्चर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरानी तेल पर लगे सैंक्शंस को, पाबंदियों को, बैन को हटा देंगे। क्यों भाई? ये क्या दिखा रहा है? क्या ये बता रहा है कि ये कोई शातिर पैंतरा है, शातिर चाल है, या असल में एक तरीके से सरेंडरिंग एटीट्यूड है डोनाल्ड ट्रंप का? ये क्या ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जंग के लगातार लंबे खींचने और घर के भीतर अमेरिका में बढ़ती आलोचना और आने वाले दिनों में मिड टर्म इलेक्शंस में और प्रतिकूल परिस्थितियां उनको दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो दहल गए हैं? आज इस पर करेंगे चर्चा और विश्लेषण होगा, लेकिन आज के अपडेट्स पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए जरा जंग के 21वें दिन जंग का सूरत हाल दुनिया भर के लिए क्या इशारे कर रहा है। ईरानी हमले से दहला एक बार फिर से इजराइल, तेल अवीव। देखिए वहां की तस्वीरें तेल अवीव की। ईरान के हमले के बाद बिल्डिंग में आग लगी। सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाते हुए ईरान ने दागी मिसाइलें। एक बार फिर से ईरान की मिसाइलों की वेव छोड़ी गई है इजराइल की तरफ और मिडिल ईस्ट की तरफ, और इसकी तस्वीरें हम आपके सामने यहां पर रख रहे हैं। देखिए जरा ये तेल अवीव से आई तस्वीर। घर के एक हिस्से को आप पूरी तरह जलते हुए देख रहे हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इसमें जनहानि हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस घर का हाल क्या है, आसपास खड़ी गाड़ियों का हाल क्या है, और जाहिर है ऐसी स्थितियों में अफरा तफरी और इस जगह पर लोगों के बीच में पैनिक निश्चित रूप से फैला हुआ होगा। और अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान ने 67वीं मिसाइल वेव फिर से फेंकी है अपने दुश्मनों की तरफ। ईरान ने जारी की 67वीं वेव और उसका वीडियो भी जारी किया। अमेरिकी इजरायली ठिकानों को बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, यूएई और इराक में कई ठिकानों पर हमला, इजराइल में भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। 67वीं वेव, ईरान की तरफ से मिसाइलों के बौछार। इस बौछार को देखिए और इन आवाजों को सुनिए जरा। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले जाता हूं। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ईरान का भयंकर हमला। ये हमला देखिए जरा। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने किस कदर अटैक किए हैं। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के कई सैन्य पोस्ट टारगेट की गई। आईडीएफ के बंकर में ईरान का मिसाइल हमला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जहां अपने बंकर बनाए हुए हैं वहां पर भी ईरान हमले कर रहा है। आईडीएफ के एक सैन्य कमांडर की मौत की खबर है और कई सैनिक इसमें घायल हो गए हैं। ये बहुत भयानक हमला, ये बहुत भीषण हमला जो आईडीएफ के सैनिकों के बंकर को टारगेट बनाते हुए किया गया। मिडिल ईस्ट में ईरान का नॉन स्टॉप अटैक। बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया गया। हमलों से ऑयल रिफाइनरी में कई विस्फोट की आवाजें भी आई और तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। धमाकों के बीच में लोग भागते नजर आए। बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला, ये मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से किया जा रहा हमला है और ईरान ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो हम जीरो रेस्ट्रेंट के साथ काम करेंगे, फिर हम कोई रेस्ट्रेंट नहीं बरतेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं ईरान की तरफ से किए जा रहे हमले उसी बात का जवाब है। खास तौर से पार्स को निशाना बनाकर जो हमला किया गया उसके जवाब में ईरान अब तक बदले ले रहा है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात को लेकर आगे भी अंदेशे बने हुए हैं। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। सेंट्रल इजराइल, इजराइल का मध्य हिस्सा, ये तो खास तौर से मिसाइलों के निशाने पर रहता है ईरान की। सेंट्रल इजराइल में एक बार फिर से सायरन बज रहे हैं। वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी सायरन बजे। लोगों से बंकर में जाने के लिए कहा गया। एक बार फिर से रेड सायरन बज रहे हैं और लोगों को एहतियातन बंकर की तरफ कूच कर जाने के लिए कहा गया है। ये है वो हिस्सा
इजराइल का वो हिस्सा जहां एक बार फिर से मिसाइलें गिरेंगी, इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया है एयर डिफेंस सिस्टम ने। और जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों की ट्रेजेक्टरी देखते हुए आइडेंटिफाई करता है कि ये किस जगह को निशाना बनाते हुए ये मिसाइलें फेंकी गई हैं, वैसे ही एयर रेड सायरन और लोगों को उस पर्टिकुलर जगह की चेतावनी दे दी जाती है कि आप फौरन बंकर की तरफ कूच कर जाएं। एक बार फिर से एयर रेड सायरन बज रहे हैं। अमूमन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं और आपको सूचनाएं दे रहा होता हूं आड़ी में, इस वक्त ईरान की मिसाइल वेव्स शुरू हो रही होती हैं, 67th वेव, और जिस जगह को निशाना बनाकर ये इस बार फायर की गई हैं उस जगह की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी परिचय कराता हूं। आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस जगह को। आशीष, आपसे कुछ देर पहले जब ये आपने हम तक बढ़ाया, क्या आप इसमें कोई पैटर्न देख रहे हैं? क्या आप इसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या ईरान ने वो जगहें चुननी है और उन्हीं को निशाना बना रहा है, या इसमें ऐसा कोई पैटर्न अभी तक नजर नहीं आ रहा है? देखिए, अगर आप इजराइल की लंबाई और चौड़ाई देखें एज अ ज्योग्राफी, तो जाहिर सी बात है कि टेल अवीव ही अगर थोड़ी भी बैंडविड्थ उस वेव की, कोई एक दो मिसाइल तो छोड़ी नहीं जा रही है, 50 से 100 और कई बार तो 150 तक मिसाइलें एक बार में उस वेव में, आज जो 67th वेव आपने बताई हो लॉन्च की गई है, तो टेल अवीव और सेंट्रल इजराइल बाय एंड लार्ज आपको टारगेट में हमेशा ही दिखाई देगा। तो ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि मैं भी यही पैटर्न नोटिस कर रहा हूं, और अगर ऐसा है तब तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काम ज्यादा लोकेटेड हो जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे उसको ज्यादातर शील्ड करना है जगहों को। क्या उसके बावजूद ये एयर डिफेंस सिस्टम उतने कारगर तरीके से काम नहीं कर पाता? क्योंकि अगर आपको पूरे इजराइल की रक्षा करना हो तब आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में क्यों स्लिपेज हो रहा है मिसाइलों का, ये आपसे जानूंगा। मनीष झा भी जुड़ेंगे इजराइल से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, और इसके अलावा आशीष अभी आपको जानकारी दे ही रहे हैं, जो कि इस संदर्भ में बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर हिस्सा क्यों निशाना बनाकर ईरान की तरफ से रखा गया है। और इसी में सवाल भी उठ रहा है कि फिर अगर ये हिस्सा छोटा है और ये इजराइल भी भांप रहा है कि इस जगह पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, तो फिर उसको रोकना तो आसान होना चाहिए, ऐसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेजर जनरल के सिन्हा भी आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ, जो भारत के राजदूत रहे हैं कई जगहों पर, वो भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, खास तौर से मॉडर्न डे वॉरफेयर, इसमें क्या क्या तब्दीलियां हैं और उसमें कौन कहां पर है और उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इस बात की बहुत अच्छी जानकारी उनसे हमको मिलती है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। प्रोफेसर राजन कुमार, विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है विनोद ऑगस्टीन सर कि अगर वो एरिया छोटा सा है कदरन इजराइल के ओवरऑल एरिया के मुकाबले, जिसको टारगेट करके मिसाइलें फेंकी जा रही हैं, तब तो ये फिर आसान बनाता है एयर डिफेंस के लिए काम? आसान भी, मुश्किल भी। मुश्किल इसलिए दिनेश जी, आप देखते हैं जो मेन मिसाइल का जो बौछार है, उससे पहले ये लोग क्लस्टर म्यूनिशन रहित मिसाइल फेंकते हैं। जब क्लस्टर बॉम्ब्स आपके तरफ आ रहे होते हैं तो आपके एयर डिफेंस को मल्टीपल टारगेट के तौर पे दिखाई देते हैं और आप उसको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और आपकी जो फर्स्ट वेव ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं आप उसकी तरफ लगा देते हैं, और मेन मिसाइल्स उसके जो पीछे आने वाले मिसाइल्स जो हैं उसके हार्ड में अटैक होने में लगभग 50 से 60% ये कारगर होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी ब्रेथ में मैं एक और चीज कहूं, इनका जो एयर डिफेंस की जो सक्सेस रेट है, अगर इजराइल इस पूरे वॉरफेयर में देखते हैं तो इजराइल का एयर डिफेंस सक्सेस रेट, यूएई का एयर डिफेंस सक्सेस रेट का लगभग 70 से 80% या उससे ज्यादा ही है। और एयर डिफेंस के नजरिए से देखो दिनेश जी कि ये बहुत अच्छा एक नंबर है। 70-80% आप इंटरसेप्ट कर पाते हैं तो यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। प्रॉब्लम आपने जो बताया वो है जगह, क्षेत्रफल इतना कम है कि एक दो मिसाइल भी निकल जाएं तो उसका जो ये एरिया ऑफ इफेक्टिवनेस सर, जब कभी इतना ज्यादा है। इस तरह के आंकड़ों के नजरिए से देखा जाता है तो 70-80% अपने आप में बड़ा आंकड़ा दिखाई देता है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन वो जो बच गया 20-30%, उस 20-30% जहां पर ये मिसाइल गिरी वहां के लिए तो 100% डैमेज है। इसलिए उस जगह के हिसाब से आप देखें तो ये 100% नुकसान वाली बात है। अगली खबर देखिए, ईरान के बुशहर में भूकंप के झटके, बहुत अलार्मिंग खबर है। क्यों आ रहे हैं उस जगह पर झटके जहां पर न्यूक्लियर साइट है ईरान की? बुशहर में भूकंप के झटके, ये न्यूक्लियर एक्टिविटी है या सिस्मिक एक्टिविटी है? बुशहर में 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.5 मापी गई। बुशहर में ईरान की न्यूक्लियर साइट है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। जनरल सिन्हा, यहां चल रहा है क्या कुछ?
देखिए, बुशहर जो है वो एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसको रशिया हैंडल करता है, उसको ऑपरेट करता है। ऐसी खबरें आ रही थी कि रशियंस वहाँ से निकल गए हैं, मगर अब फिर से वापस है कि रशियंस वहाँ हैं, जैसा मेरे नॉलेज में है। बुशहर के अंदर में ये कहना कि वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके सदर्न डेजर्ट्स में भी आए हैं ऐसे झटके, मगर कुछ ना कुछ तो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ, और बुशहर में तो वो नहीं करेगा, और खास करके जब रशियंस हैं। मगर जो पूरे ईरान को यदि देखें तो कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक है मेरे अनुसार न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल करने में आज के दिन ईरान, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उसको चाइना से भी है, रशिया से भी है, नॉर्थ कोरिया से भी है। या तो उसने एक्वायर कर चुका है या आने वाले दिन में होगा। पहले उसकी अपनी परिकल्पना थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी जो गलती की है खास करके जो अमेरिका ने और इजराइल ने मिल करके, कि उसको एक दिया है, इरादा दिया है। जब इरादा आपका अटल हो जाए, आप देख रहे हैं पूरे वेस्ट एशिया में कैसे जलजला ले आया वो। ये इसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर में हम इसको बहुत मानते हैं। ये माना जा सकता है कि एक डर्टी बम्स भी वो बना सकता है, और डर्टी बम का इस्तेमाल, क्योंकि रेंज यदि इसको यूज करेंगे तो ये तो बहुत आपके उसने दिखा दिया पर्शियन गल्फ के अंदर में ही कैन हिट एनीवेयर। उसके पास कैपेबिलिटी है, इंक्लूडिंग रशिया। ऐसा मेरा भी मानना है कि कहीं ना कहीं इवन ईरान इजराइल के तरफ से एज ए लास्ट रिसोर्ट वो कर सकता है अपने न्यूक्लियर बम का। इसको आप नकार नहीं सकते। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। आईआरजीसी के एयरफोर्स कमांडर के मारे जाने का दावा, एक और झटका ईरान को एक और झटका। आईआरजीसी के एयरफोर्स कमांडर के मारे जाने का दावा। मोहम्मद नैनी इस्फहान में एयर स्ट्राइक में मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यहां पर जनरल मेहदी घोरसी को ही मारने का दावा। तस्वीर भी जारी कर दी गई है कि एक टारगेट और एलिमिनेट किया गया। क्या ईरान इसी बात को भांप रहा था जिसके लिए उसने मल्टी लेयर लीडरशिप तैयार की थी? और क्या वाकई एक लेयर को रिप्लेस करने के लिए दूसरी लेयर पूरी इफिशियंसी के लिए तैयार है? या ये स्ट्रैटेजी बनाई तो जाती है, लेकिन अब ये उस स्थिति में बनाई जाती है जो मरता क्या ना करता वाली स्थिति होती है, और ईरान के सामने जाहिर है मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। और इसीलिए वो आदमी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जिसको ये लगता है कि अब जिंदगी समाप्त ही होने वाली है, और इसीलिए वो पूरे एफर्ट्स लेते हुए हमले करता है। लेकिन यहीं पर अमेरिका की एक चाल है। अमेरिका की वो चाल क्या है आपको बताऊं, उससे पहले जरा ये देखिए, ये खबर भी देखिए। इजराइल ने आईआरजीसी के एक और जनरल को मारा। आईआरजीसी जनरल अली मोहम्मद नईनी की मौत। ईरान ने अली मोहम्मद नईनी की मौत की पुष्टि की। इजरायली हमले में मारे गए ईरानी जनरल आईआरजीसी के प्रवक्ता भी थे अली मोहम्मद नईनी। अली मोहम्मद नईनी की तस्वीरें, और ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे। अपनी मौत से कुछ देर पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हम अमेरिका के ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे, और अब बताया जा रहा है कि अमेरिका ने उनको एलिमिनेट कर दिया है। इसके बाद ये एक बड़ा सवाल सिंघल साहब ये भी बना हुआ है, जो पहले दिन से जिस पर चर्चा हो रही है, कि जब आप लीडरशिप को एलिमिनेट करते चले जाएंगे तो कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि बातचीत वाली नौबत इस पूरी जंग में आएगी, उसमें बातचीत करेगा कौन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिनेश जी, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भाई कि जो है मैं ये हालत कर दी है उनकी कि उनको ये कहने के लिए कोई लीडर नहीं बचेगा कि वो सीज़ फायर करना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से उस पॉलिसी के तहत ही ये सब कार्रवाई हो रही है, और इजराइल की कोशिश ये है, और अमेरिका की ऑफ कोर्स उसके साथ साथ दोनों की कोशिश ये है कि जो लीडरशिप है ईरान में, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन उसमें जो पैदा हों उससे वो यहाँ इनकी सत्ता गिर जाए, और जो है वहाँ डेमोक्रेसी आ जाए या जन आंदोलन वहाँ पर आ जाए। लेकिन अभी तक उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं, जबकि कई लेयर्स उन्होंने उड़ा दी हैं, उनकी मार दी गई हैं। प्रोफेसर राजन, मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि जब इतने बड़े बड़े टारगेट्स एलिमिनेट किए जा रहे हैं तो पेजेश्कियान और अब्बास अरागची का बचे रहना ये इत्तेफाक है? आने वाले दिनों में वो भी टारगेट बनाए जाएंगे? असल में केवल वक्त की बात है, या उनका बचा रहना कुछ कहता है? जी मैं बोलूं? जी 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 प्रोफेसर राजन जी बिल्कुल सही सवाल है, और ये सवाल मेरे मन में भी घूम रहा था कि ये जो अभी स्टेटमेंट्स जो पेजेश्कियान या फिर अरागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं उनका जो आ रहा है, तो ये कब तक बचे रहेंगे? क्या इन पे भी हमला किया जा सकता है?
मुझे लगता है कि अभी जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है, इन पे हमला किया जा सकता है। पहले तो मैं यह बताऊं, इसराइल को जिस दिन लगेगा कि अभी अब थोड़ा सा भी सिचुएशन ईरान में बदलने की संभावना है, तो इनको भी टारगेट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और वो इसराइल अमेरिका से परमिशन भी नहीं लेगा इनको टारगेट करने के लिए। लेकिन अभी उनको लगता है कि इनका जो इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई निगोसिएशन, बातचीत, या यह भी हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन, उसी रेजिम में अगर सत्ता परिवर्तन की बात होती है, जिसमें जैसा कि वेनेजुएला में हुआ, तो ये सारे लोग को क्या, चूंकि ये सॉफ्ट लाइनर है बाकी लोगों की तुलना में, तो वैसे में उनको लगता है कि इनको बचा के रखना शायद जरूरी है। लेकिन अगर ये जिस ढंग से वहां पे लड़ाई चल रही है, आगे लड़ाई चलती रही, तो यह मान के चले कि ये भी टारगेट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इजराइल सबको टारगेट करेगा। नहीं सर, क्या लेकिन इसी में अमेरिका कहीं ये देख रहा है कि क्या ये लोग हो सकते हैं वो जो आने वाले दिनों में कमान संभालने, हमको रिजीम चेंज करने की जरूरत नहीं है? क्या मसूद पेजेश्कियान में उनको कहीं कोई ऐसी उम्मीद दिखाई देती है क्या? ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए यूएस इजराइल के ईरान पर विध्वंसक हमले की तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूं। पोर्ट सिटी बंदर अब्बास पर हमला, बंदर अब्बास के आसमान में धुएं का गुबार। पोर्ट सिटी, ये दक्षिणी हिस्सा ईरान का, और ये पोर्ट सिटी बंदर अब्बास, और इसमें जो हमला किया गया है उसकी तस्वीरें देखिए, धुएं का दूर तक उठता गुबार। यहां बंदर अब्बास को टारगेट किया जाना, इसके भी मायने हैं। आशीष कुमार सिंह, क्विकली। बिल्कुल, देखिए ये इस तरह के अगर स्पेसिफिक हम जो कोस्टल और स्पेसिफिकली अगर चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस तरह को लगातार टारगेट करने का मतलब साफ है कि ईरान की जो पिछले कुछ दिनों की स्ट्रैटेजी रही है कि वॉर को बड़ा किया जाए, वर्ल्ड पे पूरी तरह से इंपैक्ट हो, ये इस अटैक पर भी साफ साफ इसके फिंगरप्रिंट दिखाई दे रहे हैं। और केवल यही नहीं, ऐसे लगातार कई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो पोर्ट हो या फिर पेट्रोलियम, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी टाइप के, उसे ही टारगेट करके एक और खबर आ रही है आशीष, और वो खबर ये है कि आज अगर बुशहर में 5 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो उधर इजराइल में नेगेव रेगिस्तान में डिमोना, वो जो साइट्स है जहां इजराइल के परमाणु हथियार रखे हुए हैं ऐसा कहा जाता है, वहां पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। तो क्या उस साइट को भी टारगेट करके कुछ एक मिसाइलें फेंकी जाने वाली हैं? आज ईरान वॉर के अपडेट्स देख लीजिए, मनीषा हमारे साथ जुड़े हैं, उसके फौरन बाद आपको ले चलता हूं उनके पास। आज क्या हुआ है? ईरान ने मिडिल ईस्ट में 6 से ज्यादा ठिकानों पर हमला बोला है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में 6 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। आज के अपडेट्स बहुत जल्दी देख लीजिए। अगर ये डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आज 21वें दिन के बाद आगे क्या होने वाला है। जवाब में इजराइल का कैस्पियन सागर के नूर में ईरानी ठिकानों पर हमला, ये तेहरान से पूर्व की तरफ वाला हिस्सा, वहां पर हमला किया गया है। इजराइल का दावा है कि ईरानी नौसेना के कई जहाजों को हमने निशाना बनाया है। इजराइल का दावा, ईरानी परमाणु भंडार हमने तबाह कर दिए। कितने बार तबाह करेंगे, कितने बार तबाह करेंगे, सवाल यह है। आईएईए ने कहा बुशर प्लांट के पास धमाके से रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं है और अभी तक विकिरण वहां नहीं नोटिस किया जा रहा है, कोई रेडिएशन नहीं है।